Hello everyone, I am Vikas Kumar from Guideline Chemistry Classes छपरा। बच्चों आज हम लोग जो है सॉलिड स्टेट के सेकेंड लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था सॉलिड के कैरेक्टर्स के बारे में, और साथ ही साथ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स का एक फ्लो चार्ट तैयार किया था। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो जैसा कि आप जानते हो कि सॉलिड्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। और आपके सामने यहाँ पर दो फिगर दिख रहे होंगे। तो ये दोनों फिगर क्या है? तो ये दोनों फिगर सॉलिड के कुछ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, एंड दे आर आल्सो वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो पार्टिकल्स हैं इसको हम या तो एटम्स बोल दें या आयन बोले या फिर मॉलिक्यूल बोले। और एक बात बता दें आपको कि यहाँ जो लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये लाइन जो है हाइपोथेटिकल होता है, रियल कोई लाइन नहीं होते। रियल में क्या होता है, तो पार्टिकल से एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, और ये लाइन तो हम खुद को एक समझने के लिए हम बनाते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं। तो आप देख रहे हो कि इन पार्टिकल्स को कुछ लाइन जो है ना एक दूसरे से अटैच किए हुए, और जिस कारण से इनका एक ज्योमेट्री फॉर्म हो रहा है। तो इसकी ज्योमेट्री और इसकी ज्योमेट्री में आप डिफरेंस देख रहे होगे कि यहाँ पर जो है ये रेगुलर ज्योमेट्री है, हर किसी का शेप, हर किसी का डिस्टेंस क्या है, लगभग सेम है। तो ये डिफरेंट ज्योमेट्री में है या फिर रेगुलर ज्योमेट्री में है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो है ना पार्टिकल्स है, ये जो जितने भी डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वो या तो एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। और उन पार्टिकल्स को फर्दर अरेंज किया गया। तो अरेंज करने पर देखा गया कि उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, तो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इरेगुलर अरेंजमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इरेगुलर अरेंजमेंट को जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या कहलाएगा, उस टाइप के सॉलिड जो होंगे वो एमॉर्फस सॉलिड होंगे। तो यहाँ से जो है आप आयरन, NaCl, H2O जो कि आइस के फॉर्म में हो, CO2 जो कि ड्राई आइस के फॉर्म में हो, यानी कि अपने सॉलिड फॉर्म में हो। तो ये सभी जो है ना, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। यानी कि इन सभी सॉलिड में पार्टिकल्स का, उनके मॉलिक्यूल्स का, उनके एटम्स का या फिर उनके आयंस का जो अरेंजमेंट होता है वो होल द क्रिस्टल्स, होल द सॉलिड क्या होते हैं, तो रेगुलर होते हैं। एंड यहाँ जो है हम लोग लेंगे रबर, ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीमर, etc। अब देखो रबर जो है, ग्लास जो है, प्लास्टिक है, पॉलीमर्स है, ये सभी तो लिक्विड होते नहीं, ना ही गैस होते हैं। आप सभी इन सब सारी चीजों को आप सॉलिड फॉर्म में ही देखते हो। और साथ ही साथ ये जितने भी सॉलिड हैं, तो इन सॉलिड का भी एक अलग क्लासिफिकेशन होता है, कि इनको अलग कैटेगराइज किया गया है एमॉर्फस सॉलिड में। तो ये रहे एमॉर्फस सॉलिड्स। तो अब रही बात कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन एमॉर्फस सॉलिड होंगे, कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। सो उनको पहचानने के लिए हमें इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस को पढ़ने होंगे, उनके कुछ कैरेक्टर्स को पढ़ने होंगे, उनके कुछ कैरेक्टर्स को जानने होंगे, जिससे हम खुद जो है वो क्लासिफाई कर सकें कि किसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैटेगरी में रखेंगे, तो किसको हम एमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला तो डिफरेंस है इन दोनों में कि इट हैज definite
ज्योमेट्री एंड रेगुलर शेप। ध्यान दो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स का एलिमेंट आपको हर जगह क्या दिख रहा है, तो रेगुलर वे में दिख रहा है। सो इट हैज डेफिनिट ज्योमेट्री एंड रेगुलर शेप, एंड यहाँ पर इनडेफिनिट ज्योमेट्री एंड इरेगुलर शेप हो जाएगा। तो यहाँ भी आप कह सकते हो इट हैज इनडेफिनिट ज्योमेट्री एंड इरेगुलर शेप। ओके बाबू, तो ये फर्स्ट जो है आपका डिफरेंस हो गया उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे जो है पार्टिकल्स जो है वो इरेगुलर हो रहे हैं और रेगुलर हो रहे हैं। ठीक है, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जो है इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एंड इट हैज that is soften over a range of temperature। अब ध्यान दो, यहाँ पे समझने वाली बात है कि it has sharp melting point and it is softened over a range of temperature। जैसे कि आप H2O को ले लो, आइस को ले लो, ठीक है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, और उस टेम्परेचर पे जाकर वो मेल्ट करता है। NaCl आयरन, आयरन को भी ले लो, तो आयरन का भी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा अपने मेल्टिंग पॉइंट पर क्या करेगा, मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, और बहुत ही जल्द मेल्ट होकर के उस टेम्परेचर पे तुरंत जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी कि उसके लिक्विड में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते। यहाँ पे क्या है कि ये सब जो भी सॉलिड होते हैं जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पॉलीमर्स, ठीक है, ये सभी किसी भी टेम्परेचर पर जो है मेल्ट करने लगते हैं। ठीक है, इनके लिए कोई खास टेम्परेचर फिक्स नहीं होता और किसी भी टेम्परेचर पे सॉफ्ट भी हो जाते हैं। जैसे कि अब आपको एग्जांपल से समझा, यहाँ पे देखिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया। ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और वो जब आप उसको हीट कर रहे हो तो मेल्ट हो जा रहा है, और मेल्ट होकर 124 डिग्री सेल्सियस में जो है ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो लिक्विड में। अब देखो यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट था, कि जैसे ही ये टेम्परेचर इसको मिलेगा ये मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, और उसके बाद 124 आते आते वो कंप्लीटली जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिफरेंसेस देखो 4 डिग्री सेल्सियस का है। अगर सपोज यहाँ पे कोई सब्सटेंस बी है और इसका भी टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है, और जब हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा 140 डिग्री सेल्सियस तक आते आते ये मेल्ट करेगा, यानी कि सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। अब देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट दोनों के क्या थे, सेम। ये 124 डिग्री सेल्सियस पर कंप्लीटली मेल्ट कर जा रहा है, ये 140 डिग्री सेल्सियस पर जाकर मेल्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा इंटरवल ले रहा है, और उसके लिए जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगी। इसको आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हो, आप अपने क्लास के एग्जांपल से। ठीक है, जैसे सपोज आपके क्लास में किसी ऐसे दो बच्चे को टीचर ने खड़ा किया, ठीक है, जो एक ने क्या किया, टीचर ने उन दोनों बच्चों से एक ही क्वेश्चन पूछा। एक बच्चे ने क्या किया कि उस क्वेश्चन का आंसर बिना रुके कंटिन्यूअसली फ्लो में देते चला गया, जिससे टीचर काफी खुश हो गए। ठीक है,
और सेकंड जो बच्चा था उसको भी आंसर मालूम था, वो भी आंसर दिया, बट वो रुक रुक कर दिया, वो सोच सोच कर दे रहा था, उसने भी पूरे आंसर को दिए, बट पहले के रिस्पेक्ट में जो पहला जो बच्चा था वो जितना फास्ट दिया, फ्रीक्वेंट बोला, सेकंड जो है उतना फ्रीक्वेंट नहीं बोला। तो इसका मतलब कि आप ये खुद पता लगा सकते हो कि उन दोनों बच्चों में से किसका माइंड शार्प है। शार्प होगा फर्स्ट वाले का, जिसने काफी तेजी से जो है अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, इंटरवल कम है, जिसका आंसर हम क्या कहेंगे कि इस टाइप के सॉलिड का जो है मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और इस टाइप के सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। तो ये दो जो डिफरेंस है, आप इन दोनों डिफरेंस को ढंग से समझो। और भी डिफरेंस है, स्पेस नहीं है इसलिए हमको यहाँ मिटाना होगा, तो हम इन सिर्फ डिफरेंस को मिटा रहे हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है। अब जो है कहता है कि when cut with sharp edge tool, when cut with sharp edge tool, then they split into two pieces with स्मूथ सरफेस। बात समझिए। एंड यहां पे जो है व्हेन कट विथ शार्प एज टूल, देन they split into two pieces with irregular surface। अब ध्यान दो, इस दोनों का मतलब क्या हो गया। जैसे सपोज आयरन ही है, तो आयरन को आप अगर कट करते हो, दो पार्ट में डिसोसिएट करते हो, तोड़ते हो, तो आप देखो कि जो उसके कटिंग पीस है, कटिंग जो सरफेस है, जैसे मान लो कि मार्कर है, ये आयरन का है, और जब हम इसको हम बीच से कट करेंगे, अगर ये आयरन का होता तो ये जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ जो सरफेस होता है ना, वो क्या होता है, काफी स्मूथ होता है। आप अपने घर में भी देखते होगे छड़ वगैरह कटते हुए, रॉड वगैरह कटते हुए, कि ये जो पोर्शन होते हैं ना काफी स्मूथ होते हैं और काफी प्लेन होते हैं। बट वही अगर आप किसी रबड़ को काटो, जैसे कि आप बचपन में अपने स्टूडेंट बॉक्स के रबड़ को काटते होगे, या फिर आप केक को कट करते हो, प्लास्टिक कट करते हो, तो वहां पे क्या होता है कि जो कटिंग सरफेस होते हैं, जो स्प्लिटिंग सरफेस होते हैं, वो स्मूथ नहीं होते हैं। ठीक है, यानी वो क्या होते हैं, रफ होते हैं, इरेगुलर वे में होते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है आपको पहचानने का कि अगर कट करने पर स्मूथ सरफेस आपको मिल रहा है तो किस लाइन में उसको हम पुट करेंगे, कट करने पर इरेगुलर या रफ सरफेस मिल रहा है तो उसको हम एमोर्फस में पुट करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, एंड they have indefinite heat of fusion। अब ध्यान दो, यहाँ पर they have definite heat of fusion and यहाँ पर क्या है, they have indefinite heat of fusion। अब देखो यहाँ पे फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है the conversion of solid into liquid। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हमें फिक्स टेम्परेचर चाहिए, फिक्स क्वांटिटी में टेम्परेचर चाहिए, वो फिक्स होता है। जैसे कि मान लो वाटर ही है, तो वाटर अगर आइस के फॉर्म में है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा,
आप जानते हो 273 केल्विन होते हैं, वो फिक्स है, ठीक है। तो दे हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन एंड दे हैव इनडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे कि मान लो रबर ही, ठीक है, आप किसी कंटेनर में कुछ रबर को भर के रख दो और कुछ दिनों बाद उस कंटेनर को खोलो, तो कुछ उस कंटेनर को खोलने के बाद आपको मिलेंगे कि वो सारे रबर एक दूसरे में स्टिक कर गए। स्टिक करने का मतलब क्या कि पहले तो वो सॉलिड में थे, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मेल्ट किए होंगे, तो मेल्ट करने के कारण वो एक दूसरे में स्टिक हो गए और स्टिक होकर हम कह सकते हैं कि उनका कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं था, हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं। चूंकि अब बंद कंटेनर में हम उसको रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं, तो रूम टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, जिस वजह से वो एक दूसरे में क्या हो गए, मेल्ट होकर स्टिक कर गए। तो रबर हो गए, ग्लास हो गए, प्लास्टिक, पॉलीमर, से सभी क्या उसी टाइप के सब्सटेंसेस हैं जिसके हीट ऑफ फ्यूजन क्या होते हैं, इनडेफिनिट होते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर अभी जो हुए आपके पास 4 डिफरेंसेस हुए, और भी डिफरेंसेस हैं, आप इसको लिख लो, ठीक है। ओके, अब जो है नेक्स्ट जो है कि इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है, एंड इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। बात समझो, यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का क्या मतलब है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो पीरियडिकली जो है रिपीट कर रहा है फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी कि लॉन्ग इंटरवल के लिए, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जिस टाइप का अरेंजमेंट है वैसा ही जो है रिपीट किया गया, वैसा ही यहाँ भी रिपीट किया गया, यहाँ भी रिपीट किया गया, यहाँ भी रिपीट किया गया, और भी जो है आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो ये क्या है, पीरियडिकली रिपीट कर रहे हैं सेम अरेंजमेंट को, तो हम क्या कहेंगे उसे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और यहाँ भी देख रहे हो कि यहाँ जो है अरेंजमेंट ये है, तो अगर सपोज करो कि आपको दोनों सेम दिख रहा है बट उसके आगे सेम नहीं है, ठीक है, ये यहाँ से कंपेरिजन करें तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, काफी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो रिपीट लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं कर रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस तक कर रहा है। सो हम क्या बोलेंगे कि दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर समझ में आया आपको कि अगर पार्टिकल्स का रिपीटेशन, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का रिपीटेशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हो तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का रिपीटेशन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हो तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ट्रू सॉलिड, ठीक है, एंड इट इज स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। तो यहां पे समझो स्यूडो सॉलिड और ये क्या है, तो ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड के बारे में आप जानते ही हो कि सच्चा, ट्रू मीन्स सच्चा, स्यूडो मीन्स फॉल्स, ठीक है, नहीं कि वो गलत है। तो यहाँ पर सच्चा और गलत क्या है भाई, सॉलिड व्याख्या से क्या चीज है जिसको हम इसको ट्रू बोल रहे हैं उसको फॉल्स बोल रहे हैं, तो वो है उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो कोई भी अगर इंसान आपके साथ ट्रू है तो ट्रू कब तक होगा, वो जैसा पहले था आज भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही रहने की वो पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है। तो वो क्या है आपके नज़र में, वो आपके नज़र में ट्रू है। लेकिन कोई भी इंसान अगर आपके नज़र में पहले कुछ और था आज कुछ और है, लग रहा है कि आगे चलकर कुछ और होगा, तो क्या वो सही इंसान है? नहीं, वो आपके साथ कहीं ना कहीं चीट कर रहा है, वो आपके साथ कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रू सॉलिड्स और स्यूडो सॉलिड्स का क्या सेंस है, सेंस हम लोग समझेंगे।
जैसे कि मान लो कि आयरन का रॉड या गोल्ड का रॉड, ठीक है, और हम इसको किसी क्लोज कंटेनर में बंद कर 8-10 साल तक के लिए रखते हैं, 20 साल के लिए रखते हैं, ठीक है। और जब हम इस रॉड को अगर हम उस कंटेनर से 20 साल बाद निकालें तो क्या हमें इस रॉड के शेप में कोई डिफरेंसेस आएंगे? क्या मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, नाटा हो जाएगा, क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका मतलब है कि इसने अपने नेचर को चेंज नहीं किया, अपने शेप को चेंज नहीं किया, जैसा पहले था ऐसा आज भी है, यानी कि आपका ट्रू सॉलिड है। तो आपने देखा कि आयरन हो या फिर गोल्ड हो, ठीक है, तो वो क्या है कि वो अपने शेप को चेंज नहीं कर रहा है, तो वह ट्रू सॉलिड होगा। तो इसलिए हमने आपको यहाँ पे ये बताया कि सभी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ट्रू सॉलिड होंगे तो यानी कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। दूसरी बात कि स्यूडो सॉलिड क्या मतलब हो गया? स्यूडो सॉलिड का मतलब क्या हो गया कि वो अपने शेप को चेंज करे। अब शेप कैसे चेंज करता है? आप देखते होंगे अक्सर आपके घरों में, दरवाजों में शीशे के दरवाजे लगे होते हैं, ठीक है, शीशे की खिड़कियां होती हैं, ठीक है। अगर मान लो कि किसी आप ओल्ड सिविलाइजेशन में चले जाओ जहाँ पर शीशे के दरवाजे या शीशे की खिड़कियां हैं, 20 साल 25 साल पुराना हो, तो आप जो है उस दरवाजे के उस शीशे को जब टच करोगे तो आपको हिलता हुआ दिखेगा, यानी कि वो ढीला हो गया होगा। इसका मतलब क्या है? क्या जब वो लगाया गया, जब उसको फिट किया गया होगा, तो क्या उस समय वो उसी पोजीशन में होगा? तो जी नहीं, उस समय उसको टाइटली पैक किया गया होगा। बट 20 साल बाद हम लोग देखते क्या है कि वो टाइटली पैक नहीं रहता है, वो ऊपर से जो ढीला होता है, नीचे से जो टाइट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ये एक ग्लास, ठीक है, और इसको हमने किसी विंडो में फिक्स कर दिया है, हम 20 साल बाद देखेंगे ना, तो ये जैसा हमने जितना टाइटली फिक्स किया था इसको, उतना टाइटली हुआ वो नहीं रह पाएगा। तो जब नहीं रह पाएगा, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि क्या रीजन है कि वो ऐसा नहीं है? तो रीजन ये है कि ये ग्लास में जो है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 फ्लो करके नीचे की तरफ आते हैं, काफी स्लोली मूव करते हैं, फास्टली नहीं, काफी स्लोली, और धीरे धीरे मूव करते हुए उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट नीचे की तरफ जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ऊपर की तरफ डिफरेंट हो जाता है। जाहिर सी बात है कि जो पार्टिकल्स जो है हमको एकदम बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा था ये ग्लास, अब जो है यहाँ से पार्टिकल्स का मूवमेंट अगर हो रहा है तो यहाँ पे पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा होगा, यहाँ पार्टिकल्स का नंबर कम होगा, अरेंजमेंट तो वैसे ही चेंज। तो जब अरेंजमेंट चेंज तो इरेगुलर शेप में आ जाएंगे। और दूसरा चीज कि इरेगुलर शेप में आ गया। अब देखो जैसे ही पार्टिकल्स का मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है तो अपर पर्सन क्या हो जाएंगे? तो अपर पर्सन जो है वो थिन हो जाते हैं, यानी पतले हो जाएंगे, और लोअर पर्सन क्या हो जाएंगे? तो थिक हो जाएंगे, यानी कि मोटे हो जाएंगे। अब अपर पर्सन के थिन होने से, लोअर पर्सन के थिक होने से, अब जान ही रहे हो कि जितना टाइटली पैक पहले था अब उतना टाइटली पैक नहीं रहेगा। तो यहाँ से थिन हो गए और यहाँ से थिक हो गए। तो आपने देखा कि थिक होने के पीछे रीजन था कि पार्टिकल्स का मूवमेंट, यानी कि उस पार्टिकल्स में फ्लूइडिटी की टेंडेंसी आ गई, फ्लूइड की तरफ बिहेव करने लगा, यानी कि लिक्विड की तरफ बिहेव करने लगा, जिस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, या फिर इसको स्यूडो सॉलिड बोलेंगे। क्या जैसा हमने 20 साल पहले उसको देखा था, आज की डेट में वो 20 साल बाद वैसा है? बिल्कुल नहीं है। तो ट्रू सॉलिड होगा या स्यूडो सॉलिड होगा? तो स्यूडो सॉलिड होगा तो इस टाइप के जो भी होंगे सब्सटेंसेस, आपको देखिए जैसे रबर होगा, ग्लास होगा, वो अपना क्या करता है? शेप चेंज कर लेता है। आप किसी पड़े हुए बाइक को छोड़ दो, कार को देखो, क्या होगा कि उसके रबर में जो है शेप में डिफरेंसेस आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते? तो ये सारी चीजें जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस टाइप का सब्सटेंस क्या होगा? तो एमोर्फस सॉलिड होगा, ठीक है, ये भी क्लियर है। तो अब रही बात कि यहाँ से इसको आप यहाँ दो डिफरेंस हमने और लिख दिए, ये कुल मिलाकर 6 हो गए, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, आप इसे लिख लो। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है भाई? तो क्वेश्चन ये आता है कि वाई ग्लास
is considered as supercooled liquid. Why glass is considered as supercooled liquid? ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप इसके आंसर में भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ? Glass have tendency to flow their constituent particles very slowly from top to bottom. ध्यान दीजिएगा, glass have tendency to flow their constituent particles very slowly from top to bottom, due to which their upper part becomes thin and lower part becomes thick. ठीक है, अपर पार्ट्स क्या होंगे? थिन हो जाएंगे एंड लोअर पार्ट्स थिक हो जाएंगे. And sometimes they appear milky due to crystallization. अब ध्यान दीजिएगा, आप कभी देखता होगा ना कि पुराने बिल्डिंगों में जो शीशे लगे होते हैं वो उनका कलर क्या होता है, थोड़ा फेंट पड़ जाता है, नहीं मिल्की टाइप के हो जाते हैं. मिल्की टाइप के पीछे होने का क्या रीजन है कि पहले तो वो ट्रांसपेरेंट थे, अब क्या हो गया तो ट्रांसलूसेंट हो गए. यानी कि उनके बीच क्या है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका है और जहाँ तक उनकी डेंसिटी बढ़ गई है जिस कारण से वहाँ से हम आर पार चीज़ों को इजिली नहीं देख पा रहे हैं. सो ट्रांसपेरेंट की तरफ बिहेव नहीं कर रहा, ट्रांसलूसेंट की तरफ बिहेव कर रहा है, यानी कि वो मिल्की अपीयरेंस दे रहा है. समझ गया ना? दैट्स वाई आप कह सकते हो ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड. ओके, तो ये रहे आपके पास बता रहे हैं कि ग्लास को जो है सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है. ओके, दैट्स क्लियर. आप इसको भी जो है नोट करके लिख लोगे. अभी मैंने जो प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया था उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, इसको आप लिख लो. अब चलो ध्यान दो. It is an isotropic in nature. ठीक है, and it is isotropic in nature. ठीक है, अब चलो ध्यान दो. यहाँ जो हमने ये दो वर्ड लिखे हैं, एक हमने लिखा एनाइसोट्रोपिक
और एक हमने लिखा आइसोट्रॉपिक। तो ये क्या है, देखो ये दो ऐसे टॉपिक है ना जिसमें बच्चे अक्सर जो है ना, बच्चे जो है वो अक्सर जो है कंफ्यूज रहते हैं, और आज मैं आपको उसी कंफ्यूजन को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मतलब कि हम आपको दूर करने वाला हूँ, ठीक है, कि ये एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है, ठीक है। तो इस बात को जैसे समझ लेंगे, तो यहाँ पे जो है एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक के लिए हम एक अरेंजमेंट तैयार करें, जैसे उस अरेंजमेंट को आप ध्यान से देखना। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ जो है हमने पार्टिकल्स का ये अरेंजमेंट जो हमने तैयार कर दिया है, ठीक है। हम इस फिगर को मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इस फिगर का काम खत्म हो गया। चलो ध्यान दो, यहां पर जो है आइसोट्रॉपिक का पहले हम आपको डेफिनेशन लिख दें। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज like some physical properties like refractive index, electrical resistance and thermal conductivity have same value in different direction is known as आइसोट्रॉपिक। देखिए यहाँ पर हमने आपको आइसोट्रॉपिक के जो हमने आपको डिफिनेशन लिख दिए हैं, एनिसोट्रॉपिक के भी हम डिफिनेशन आपको लिख दे रहे हैं, आइसोट्रॉपिक के भी सेम हो जाएगा, बस यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। सम फिजिकल properties like refractive index, electrical resistance and thermal
conductivity have different value in different direction is known as anisotropic। चलो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना कि क्या कह रहा है कि इन सारी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं इनके, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हो गया, इन सब का वैल्यू अगर किसी भी सॉलिड में डिफरेंट डायरेक्शन में अगर डिफरेंट हो तो एनिसोट्रोपिक, और डिफरेंट डायरेक्शन में अगर सेम वैल्यू दे रहे हैं तो वह आइसोट्रोपिक। तो यहाँ सेम वैल्यू है और यहाँ डिफरेंट वैल्यू है, बस यही डिफरेंस है इन दोनों के डेफिनेशन में। तो सबसे पहले तो आप लोग डेफिनेशन को अपने माइंड में मेकअप करो, माइंड में रखो। अब जो है ये बात याद रखना कि अब क्रिस्टलाइन जो है वो एनिसोट्रोपिक होते हैं, एमोर्फस जो है वो आइसोट्रोपिक होते हैं। अब ये थोड़ा सा अटपटा आपको लग रहा होगा, अटपटा ये लग रहा होगा कि एनिसोट्रोपिक मतलब होता है डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, और अभी मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइन के लिए क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है। तो जब रेगुलर अरेंजमेंट है तो भाई ये डिफरेंट कैसे है, कैसे इसका वैल्यू डिफरेंट मिल रहा है, और ये इरेगुलर होते हुए भी इसका वैल्यू क्या है, डिफरेंट नहीं बल्कि सेम मिल रहा है। क्या मतलब है, क्या यहाँ पे क्या लोचा है, लोचा ये है कि अब देखो यहाँ पर क्या है कि आप किसी भी डायरेक्शन में चलो, चलो मान लीजिए कि हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर हमको दो टाइप के कांस्टेंट पार्टिकल्स मिल रहे हैं। अगर सपोज करो आपके पास कोई एलॉय है, तो एलॉय में अगर उसमें दो टाइप के मेटल का मिक्सचर है तो क्या उन दोनों मेटल्स का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सेम हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता। तो उन दोनों का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अगर सेम नहीं है तो ए आगे बढ़े तो ए के उससे आगे बढ़े तो बी, फिर आ जा रहा है ए के अकॉर्डिंग, फिर आ जा रहा है बी के अकॉर्डिंग, तो क्या वो यूनिफॉर्म है? तो यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये क्या मिल रहा है भाई, डिफरेंट मिल रहा है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ भी अगर हम आ जाते हैं, यहाँ भी क्या है ए बी करके है, तो डिफरेंट है कि नहीं? चलो यहाँ से देखा जाए कि यहाँ पर इधर जा रहा है तो ए, इधर जा रहा है तो बी, है कि नहीं? फिर इधर आ रहा है तो ए, फिर इधर जा रहा है तो बी। अब देख रहे हो कि यहाँ पर जो ये रेगुलर अरेंजमेंट नहीं था, हमने इसको रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ बी है, दोनों के दो ए के बीच में ए बी है, फिर यहाँ पे दो ए के बीच में बी, मतलब इस टाइप से क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट है। ये जो है आपका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं था। तो यहाँ पर आपने देखा ना कि यहाँ पे सिर्फ जो है, अगर मान लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, आप सिर्फ हमको ए की तरह दिख रहा है, अगर हम बी की बात करें तो बी की तरह ही दिख रहा है कि नहीं? तो वो क्या है, तो वो सब सेम वैल्यू जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम एक और आपके एग्जांपल से समझा देते हैं आपको। जैसे कि मान लो कि क्लासरूम है, ठीक है, और उस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें कुछ गर्ल्स भी हैं, कुछ बॉयज भी हैं, और उन गर्ल्स और बॉयज को हम सिस्टमेटिक वे में बैठाएं, तो वन साइडेड, वन रो में हम गर्ल्स को बैठाएंगे, वन रो में हम क्या करेंगे, तो हम बॉयज को बैठाएंगे। जब वन रो में हम गर्ल्स को बैठा रहे हैं, वन रो में बॉयज को बैठा रहे हैं, और उन सभी को हमने सिस्टमेटिक कर दिया है, तो अब ये बताओ कि गर्ल्स की सारी प्रॉपर्टी को हम गर्ल्स की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, बॉयज की प्रॉपर्टी को बॉयज की तरफ। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं ना, तो अरेंज करने के बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिल जा रहे हैं, सब कुछ सेपरेट सेपरेट मिल रहा है कि नहीं? अगर वही आप देखते हो कि लंच टाइम हुआ या फिर छुट्टी टाइम हुआ, तो क्या होता है, सारे बच्चे एक दूसरे में मिल जाते हैं, भीड़ हो जाती है क्लासरूम में। तो जब भीड़ हो जाती है तो क्या आपको वहाँ पे कोई डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं देखने को मिलते। लगता क्या है कि सारा क्लासरूम एक तरह एक जैसा ही हमें दिख रहा है, सारे बच्चे, कुछ लड़के इधर है, कुछ लड़के इधर है, कुछ लड़के इधर है, कुछ लड़के इधर है, यानी कि सभी के सभी जो है क्या है वहाँ पे, तो वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो हर डायरेक्शन में देखो तो आपको एक ही टाइप का दिख रहा है, किसी डायरेक्शन में कोई डिफरेंसेस नहीं दिख रहे। लेकिन वही अगर जब सिस्टमेटिक था, तो सिस्टमेटिक के केस में क्या था, सिस्टमेटिक केस में ये था कि वे सभी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट हमें लोग दिख रहे थे।
तो आप याद रखना इस एग्जाम्पल के थ्रू कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होने के कारण उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मिलते हैं, और यहाँ पर अरेंजमेंट इरेगुलर होने के कारण सभी क्या होते हैं, तो सेम मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में आपके आते भी हैं, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया सुपर कोल्ड लिक्विड के बारे में, वो भी अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये समझा कि हम किस तरीके से जो है ये बता पाएंगे कि कौन आइसोट्रोपिक होगा कौन एनिसोट्रोपिक होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस बात को एक दो बार जरूर रिपीट करके सुनिएगा और पढ़िएगा। तो इस प्रकार से बाबू हमने जो है सॉलिड के दो मेन टाइप्स जो कि एमॉर्फस और जो क्रिस्टलाइन थे, हमने उसमें डिफरेंस पता कर लिया, और ये डिफरेंस, इस डिफरेंस से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सो इस बात का ध्यान रखेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे इसको। ओके, अब जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, समझो, फिर कहीं अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अच्छा लगता है तो भी हमें बताओ, ताकि उससे हमको भी कुछ मोटिवेशन मिले, और हमारे इस वीडियो को जो है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ जी हमारे वीडियो को बच्चे लाइक कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, उन्हें कुछ सीख मिल रही है। ओके, बाय एवरीवन, थैंक्स।